नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो एज यूजुअल आपको पता ही होगा कि इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर सीरीज में हम लोग अप्रैल के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। इससे पहले की जो वीडियोस अगर आप नहीं देखे या देखना चाहते तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये सारे वीडियो सीरीज होंगे आपके फोर्थ एग्जाम्स के लिए। जितने भी बिहार में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि हम लोग इसमें बस 4 ही टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं जो अप्रैल महीने का है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम बिहार ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो पहला हमारा टॉपिक है इसमें क्या कह रहा है कि नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम बिहार इज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पता ही होगा आपको, जहां पर इन्वेस्टर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं बेसिकली उनके बीच में जो लेन देन होता है, आपके उसके फैक्ट्री, आप उसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं या कोई कंपनी होती है वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ रिटर्न कमा सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, जो इंडिया में दो तरह के हैं स्टॉक एक्सचेंज, एक तो हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बीएसई और एनएसई। ठीक है, ये दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है प्राइमरीली। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज ओवर 66.5 लाख रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में। अब बिहार, क्योंकि पता ही है बिहार जो है थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। ठीक है, ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। अगर अभी रिसेंट देखा जाए तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का। ठीक है, एंड बिहार डज नॉट हैव ए सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो देख सकते हैं कि बिहार की इतना पॉपुलेशन है फिर भी बिहार की एक भी यूनिट नहीं है जो स्टॉक एक्सचेंज में है, उसका नाम है। ऐसी कंपनी बिहार से रिलेटेड है ही नहीं। तो data from the Bombay Stock Exchange show that Bihar accounts only just 2.65% of the total registered investors। तो जो 66.5 लाख रजिस्टर्ड है उसमें से सिर्फ 2.65 जो पॉपुलेशन है वो बिहारी है ना, बिहार के इन्वेस्टर्स हैं। तो देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिंग का जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम है और ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो ना के बराबर ही है। ठीक है, लेकिन कुछ पिछले सालों में जो है इसमें बढ़ोतरी मिली है। विटनेस्ड अ राइज ऑफ अबाउट 10% इन द लास्ट क्वार्टर एंड ओवर 47% इन द 2023 में हुआ। ठीक है, तो ग्रोथ जरूर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो है यहाँ पर भी बिहार में बहुत सारे समिट्स हुए हैं, बहुत सारे कॉन्क्लेव्स हुए हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्री सेटअप्स करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स करने के लिए बिहार में। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा राइज हो रहा है। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा राइज होगा। ठीक है, तो बिफोर द सेपरेशन ऑफ बिहार और झारखंड, जब 2000 में, उससे पहले एक ही हुआ करता था, तो वहां पर दोनों ही टाइप की हमारे पास थी। एग्रीकल्चर बेस्ड भी थी, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमीज भी थी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे टाटा के, है ना। तो एंड साथ ही साथ में मिनरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा खासा था। ठीक है, बट आफ्टर द सेपरेशन क्या हो गया कि बिहार में जो मिनरल्स वगैरह वो तो है ही नहीं, रहा ही नहीं। ज्यादातर हमारे पास क्या बच गया वो है एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज बच गए थे। ठीक है, एंड द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप coupled with limited access to essential resources has hindered the state's ability to compete on the national scale। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, बिहार में इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली बहुत सारे बिजनेस समिट्स हुए हैं। पटना में भी हुए हैं और बिहार के बाहर भी हुए हैं। बट जिसमें लगभग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुए 50,500 करोड़ से भी ज्यादा, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब कंपनीज भी जो है और फॉरेन के कंपनीज भी बहुत सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो धीरे आने वाले कुछ सालों में आपके इसके फायदे जरूर नजर आएंगे। और जो ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज किस किस सेक्टर्स में, तो ज्यादातर टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, लेदर से कुछ है, आईटी से भी रिलेटेड है, ईएसडीएम भी है, फूड प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर्स पे भी बहुत ज्यादा बूम आ रहा है बिहार में। ठीक है, और ये पता ही है कि बिहार इज प्लेग्ड विद नेगेटिव स्टीरियोटाइप एंड मिसकंसेप्शन। एक जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में एक छवि बन चुकी है कि बिहार जो है अभी भी जंगल राज वाला सिचुएशन है, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो कुछ ग्रोथ नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, बहुत कुछ है ना। ठीक है, कुछ कुछ जगह में ऐसे अभी भी है ऐसा सिचुएशन जहाँ रंगदारी वगैरह होती है, नया बिजनेस आप खुल के नहीं कर पाते, लेकिन सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सारे इन्वेस्टर्स को
बिहार वेलकम करता है। एंड कंडक्टिंग रोड शोज भी वो है, ठीक है, ताकि अवेयरनेस आ सके। बहुत अलग अलग शहरों में जो है बिहार के जो इंडस्ट्रीज है उसको सेटअप करने के लिए बहुत सारे रोड शोज हुए हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और जो कॉमर्स इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक तो पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट है वेन्यूज, है ना। आपने अगर स्कैम देखा होगा, स्कैम 92, तो इसमें वही चीज़ के बारे में ही है। तो स्टॉक मार्केट है वेन्यूज वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज देयर इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। स्टॉक मार्केट है कंपोनेंट ऑफ फ्री मार्केट, है ना। ये फ्री मार्केट का, तो फ्री मार्केट मतलब क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। बिकॉज यहाँ पर जो है मार्केट जो है वो कोई एक बंदा, कोई या गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने आप चल रहा है। उसको बेसिकली फ्री मार्केट कहा जाता है, जिसको डेमोक्रेटाइज्ड प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। A free market economy is an economic system in which the prices of goods and services are determined by the supply and demand. तो prices जो होते हैं वो डिपेंड करता है कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, ठीक है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। एंड अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड वैसी है नहीं तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है कम होंगे। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। और दो स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बता दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेटिंग बॉडी जो है ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसका चेयरमैन कौन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इससे रिलेटेड जो डायरेक्टर है या चेयरमैन है उनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द एससीआरए एक्ट जो है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मेंस राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। इस एक्ट के थ्रू जो है सेबी को ये पावर मिला है बेसिकली रेगुलेट करने के लिए, हैज एम्पावर्ड सेबी टू रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड लैटरली कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेबीज के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, कौन चेयरमैन है प्रेजेंट में वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं, वो है पोल टाइमिंग इन बिहार ओवर हीट वेव। तो बेसिकली क्या है, तो जब इलेक्शन हो रहा था, लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, उस समय बहुत जो है इंडिया में उस समय समर का सीजन था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोलॉन्ग द वोटिंग पीरियड by 2 hours in certain areas of 4 parliamentary constituency in बिहार। और ये किस लिए किया जा रहा था, तो 2 घंटा जो है वो बढ़ाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन सब जो जगह है वहां पर हीट वेव लाइक कंडीशंस डेवलप हो गए थे। To increase the voter participation in the state, Chief Electoral Officer has decided to extend the polling hours due to ongoing heat waves। ठीक है, तो जो 5 बजे तक पोलिंग आवर्स होती है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 7 बजे तक, ठीक है। क्योंकि ये जो हो रहा था, क्योंकि बहुत जगह में क्या है, बहुत कम वोटर टर्नआउट हुआ था, ठीक है। जब 19 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था उसमें वोटर टर्नआउट बहुत कम हुआ था, और इसका कारण ही बताया जाता कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे, आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे कि नवंबर दिसंबर आ जाता है फिर भी ठंडी नहीं पड़ती है। जो समर सीजन है वो बहुत लंबा एक्सटेंड हो रहा है, और जो ठंडी का सीजन है वो बस 1-2 महीने के लिए इंडिया में ठंडी पड़ती है। तो ये क्लाइमेट चेंज का ही सब चीज़ है ना। तो हमें क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड दीज आर प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स का मतलब क्या है, बेसिकली दीज आर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर दैट कैन कॉज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट एज वेल एज होल एज अ कंट्री भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में एक समय में हीट वेव आए, एक लोकलाइज्ड फेनोमेना है, ठीक है। तो जैसे बिहार के सारे जिलों में ऐसा नहीं हुआ है, कुछ कुछ जिलों में स्पेसिफिकली हुआ है, तो वहाँ के जो लोकल क्लाइमेट है, लोकल वेदर कंडीशन है, टोपोग्राफी, रिलीफ, वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू हीट वेव्स। जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहाँ पे हीट वेव्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है इनकी संख्या, ठीक है। और IMD क्या क्राइटेरिया कहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हीट वेव है अभी या होने वाला है। तो हीट वेव के लिए जो है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर कहा जा रहा है उस स्टेशन का, एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन एंड 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन्स, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, आपको
जान के रखिए कि ये नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री एटलीस्ट एंड 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन्स। तो बिहार जो है प्लेन एरिया में है, तो 40 डिग्री तो मिनिमम वहाँ पर नॉर्मली पहुंच ही जाता है गर्मी के टाइम में। एंड इफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन इज लेस और इक्वल मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस एंड देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5 to 6 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर। ये तो हो गया नॉर्मल, अगर 40 डिग्री है तो हीट वेव नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर 40 डिग्री हर साल रहता है, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि 40 डिग्री का बजाय टेम्परेचर जो है 45 हो गया, 46 हो गया, और कुछ दिनों के लिए ये लगातार हो रहा है, ठीक है, एक हफ्ते के लिए और 2 हफ्ते के लिए ऐसा ही टेम्परेचर बना हुआ है, तब उसको डिक्लेयर किया जाता है कि हीट वेव कंडीशन आ चुका है। Further, an increase of 7 degrees Celsius or more from the normal temperature is considered severe heat wave condition. ठीक है, 45-46 अगर होता है तो हीट वेव कंडीशन है, और 47 या उससे ज्यादा हो जाता है तो सीवियर हीट वेव कंडीशन को कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखना है। एंड इफ द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 45 डिग्री सेल्सियस और मोर, और अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस स्टेशन का अगर वो हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस भी रहता है, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि हीट वेव उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप पटना में रह रहे हैं और पिछले 10 साल में टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर का 45 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हीट वेव कंडीशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, भले ही उसमें 5 या 6% 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है या नहीं है, वो डिपेंड नहीं करता है। 45 डिग्री अगर क्रॉस करता है तो आप हीट वेव कंडीशन मान के चलिए। ये हो गया प्लेन्स रीजन के लिए। और सिमिलरली अगर हिली रीजन्स में होगा तो अगर 35 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा होगा तो हिली रीजन में भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हीट वेव कंडीशन है। ठीक है, थर्ड हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 95 चिल्ड्रंस हैव बीन एलिजिबली ट्रांसपोर्टेड, ये बिहार से जो है ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में इलीगली। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हैं या जिन खो गए हैं या जिनको अगवा कर लिया गया है, तो उनका जो है रेस्क्यू किया गया बाय द उत्तर प्रदेश चाइल्ड कमीशन के थ्रू। ठीक है, उत्तर प्रदेश चाइल्ड कमीशन और उनकी जो पुलिस की टीम थी वो दोनों ने मिलकर ही ये काम किया है। Children have been taken to other states to kept in madrasas. ठीक है, to earn donations on the basis of religion is a violation of constitution. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को क्या किया, अलग अलग स्टेट से, कुछ बिहार के भी थे, कुछ यूपी के भी थे, कुछ झारखंड वेस्ट बंगाल के भी थे, तो उनको अगवा करके बेसिकली मदरसा में रखा गया। मदरसा में रख कर क्या है, उनका एक तरह से ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, फिर उनको भीख मंगवाया जाता है, ज़्यादातर बेगिंग किया जाता है या अलग अलग गलत काम किया जाता है, या बहुत बार आप सुने होंगे कि उनके पार्ट्स जो है, आँख निकाल लिए जाते हैं, लीवर निकाल लिए जाते हैं, किडनी निकाल लिया जाता है और बेच दिया जाता है। ठीक है, या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग भी हो जाता है बच्चों के साथ में, अगर वो स्पेशली अगर फीमेल हुई तो, ठीक है, लड़की हुई तो उसका सेक्स ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन चीज़ है। एंड जो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं 4 से 12 साल के हैं, सोच सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन चेयरमैन है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द राइट टू एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, है ना, तो ये आर्टिकल 21 के थ्रू है, सबको पढ़ने, राइट टू एजुकेशन, है ना, फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक है, तो ये जो छीना जा रहा है ये क्या है, बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, और इसकी अगर आप ऐसा काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। ठीक है, अब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। एनसीपीसीआर जो है वह सेटअप इन 2007, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, और 2005 में ही ये राइट टू एजुकेशन भी आया था। ठीक है, तो इसके तहत जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में, फिर पॉक्सो एक्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉक्सो सेक्सुअल ऑफेंसेस से होता है बच्चों के लिए, 2012 में आई थी। तो ये सारे एक्ट जो हैं बच्चों से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एंड इस कमीशन का मैंडेट यही था कि टू इंश्योर ऑल लॉज एंड पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इन कॉन्सोनेंस विद चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और साथ ही साथ में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, इसके अकॉर्डिंग भी सारे जो लॉज प्रोसीजर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव है वो सब कुछ लागू होना चाहिए। यही कमीशन का ये मैंडेट है, जो एनसीपीसीआर है ये यही देखभाल करता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक लेबर,
फोर्स्ड चाइल्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी भी करवाया जाता है क्रॉस बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में। ठीक है, फिर इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि जबरदस्ती भीख मंगवाया जाता है, ऑर्गन ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड कमर्शियल सेक्स पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। स्लम डॉग मिलीनियर इस टाइप के मूवी देखे होंगे तो इसमें पता चल ही जाता है। इन 2021 द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो एनसीआरबी के रिपोर्ट जो होंगे उसको भी मैं उसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो कहा जाता है एनसीआरबी के अकॉर्डिंग एन एवरेज ऑफ 8 चिल्ड्रन फेल विक्टिम टू ट्रैफिकिंग एवरी डे इन इंडिया। हर दिन 8 बच्चे जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं एवरेज। ये तो वैसे केसेस हैं जो रिपोर्ट होता है, इसके डबल ट्रिपल हो सकता है ऐसे केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते, मिसिंग होता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा खराब है। हम लोग कहते तो देते हैं कि हमारा देश महान, लेकिन महान ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। बहुत सारे गलत गलत काम जो होते हैं बच्चे महिलाएं सभी के साथ होते रहते हैं। ठीक है, द फिगर रिवील्स अ कंसर्निंग ट्रेड विथ, देख सकते हैं इतने सारे जो केसेस हैं 2018 में आए हैं लगभग 3,000 के केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो मान के चलिए इसका 3 से 4 गुना केसेस तो होते ही होंगे। ठीक है, तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंदर ही आता है ना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बिहार हाईएस्ट लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स, जो बिजली गिरते ही है ना, लाइटनिंग के कारण जो है सबसे ज्यादा जो डेथ होती है किसी भी स्टेट में वो है बिहार। ठीक है, तो लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स जो है सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ हुआ है, तो शिवहर, बांका, कैमूर एंड किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है मोस्ट वल्नरेबल है फॉर लाइटनिंग। ठीक है, एंड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट कैजुअलिटी रेट पर मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो एग्जाम स्टडी एग्जामिन हुई थी 2017 से 2022 के बीच में 1624 पीपल डाइड एंड 286 पीपल वेर इंज्योर्ड ड्यू टू लाइटनिंग। तो देख सकते हैं कितने लोगों की, हम लोग को जब लगता है कि हाँ इससे कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फार्मिंग करते हैं, है ना, खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, बारिश हो रहा है, अचानक से बिजली गिर जाती है। ठीक है, तो बहुत बार उसके कारण भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जब बारिश बरस नहीं रहा है, बारिश नहीं हो रही है, फिर भी बिजली कड़क रही है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, तो एज पर द स्टडी ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट नियरली रिवील दैट 1624 डेथ्स वेर इन रूरल एरियाज। ठीक है, और 76.8% वेर कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स। और ज़्यादातर टाइमिंग जो है वो दोपहर के बीच में होती है, दोपहर से शाम के बीच में होती है। ठीक है, और जो डेथ्स हुए हैं उसमें भी 71% जो है वो मेंस है। ठीक है, ज़्यादातर वही बाहर में रहते हैं। तो जब भी ऐसी लाइटनिंग होती है आप बाहर में हैं तो सबसे बेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कोई भी आप शेड एरिया में जाइए। शेड एरिया का मतलब ये नहीं कि पेड़ के नीचे चले गए, कोई भी जहाँ पर घर हो तो उसके अंदर आप जा सकते हैं, घर के अंदर जाइए और जितना जल्दी हो सके उसमें रहिए। अब ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर बिजली नहीं गिरेगा, ऐसा मत सोचिएगा। जब भी ऐसा बारिश बहुत तेज हो रही है और बिजली भी कड़क रही है तो जल्दी से जल्दी कोई शेड एरिया में जाइए। नहीं जा पा रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी जो बिजली का तार होता है या पानी होता है उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो डेथ्स हुई है उसमें तो मेन है ही है 71%, और ज़्यादातर बच्चे और जो यंग एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनकी ज़्यादातर डेथ हुई है। एंड ऑन एवरेज बताया जाता है कि 271 ह्यूमन डेथ्स एंड 57.2 इंजरीज जो है लाइटनिंग स्ट्राइक्स के कारण बिहार में हुए पिछले हमारे 5 सालों के अंदर में। ठीक है, और जो नेशनल एवरेज है वो है 2.55 जो बिजली की से डेथ होती है पर हर साल में, ये पर मिलियन बताया जा रहा है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एवरेज जो है 2.55 पर मिलियन है, लेकिन बिहार में जो है 2.65 है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। और ये बेसिकली कब होता है, तो ऑब्वियसली जब हमारा मानसून का टाइम होता है, मई से लेकर सितंबर के बीच में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है जून एंड जुलाई के महीने में, लगभग 58.8% जो होता है लाइटनिंग लिंक डेथ जो होता है वो जून एंड जुलाई में होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पीक समय होती है बारिश की। ठीक है, और ये और एक कारण है कि वहाँ पर इंटरप्ले ऑफ ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली विंड्स, जो पूर्वैया जो कहा जाता है, ईस्टर्ली विंड जो बह के जाती है, ईस्टर्ली विंड्स यानी जो बे ऑफ बंगाल से जो हमारा
मॉइस्चर लेके जाता है विंड्स, है ना, ईस्टर्ली विंड्स, और वेस्टर्न साइड से जो सूखा आता है हवा, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर इंटरप्ले होता है। इसी कारण से जो है ज्यादातर डेथ जो है उस इस रीजन में होता है, ठीक है। तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि ग्राउंड क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स क्लेम थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स ईच ईयर एंड बिहार रैंक्स अमंग द टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड स्टेट, ठीक है, रैंक। और बाकी जो दो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर खेती बाड़ी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, ठीक है। वहाँ के जो फार्मर्स वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ये एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड द प्लेन्स एरिया आर प्रोन टू थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग एक्टिविटी एज वार्म ड्राई एयर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया कन्वर्जेस विद द मॉइस्ट एयर एमनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, जिसका मैं बोल रहा था, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ कंडीशन फॉर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीप कन्वेक्टिव क्लाउड्स, और जहां पर भी डीप कन्वेक्टिव क्लाउड्स होगा वहां पर लाइटनिंग होगा, और वैसी लाइटनिंग होगी जो पूरी धरती तक छू जाती है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या होता है जब खेत में काम करते हैं तो नंगे पैर काम करते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा शॉक लगता है। तो अगर चप्पल आप पहने होंगे रबर के, प्लास्टिक के, तो आपको शॉक लगने से बच भी सकता है, ठीक है। इन नॉर्थ वेस्ट बिहार लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर लोअर बट कैजुअलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा है नॉर्थ वेस्ट बिहार में, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि अर्बनाइज नहीं है, पुअर शेल्टर कंडीशन है, ठीक है। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सच नेचुरल हैजर्ड्स। बहुत सारे जो है ऐप्स भी बनाए गए हैं बाय द आईआईटी पटना, ठीक है। वज्रपात कहकर एक ऐप है जो आपको अगर लाइटनिंग होने वाली है तो वो पहले से ही अलार्म भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, फार्मर्स उसको यूज़ भी नहीं करता है। तो उसको अगर इसको हम लोग को कम करना है तो ये ऐसे जो डिवाइसेस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप करने पड़ेगा, और लोगों को अवेयरनेस भी लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड द थ्रेट पोटेंशियल ऑफ लाइटिंग स्ट्राइक इज नॉट यूनिफॉर्म, जैसे मैंने पहले ही कहा, टोपोग्राफी, एलिवेशन, लोकल मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब डिपेंड करता है लाइटनिंग स्ट्राइक्स का। A higher lighting frequency is seen in the eastern region owing to higher moisture incursion, इसीलिए जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस साइड में होता है ज़्यादातर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होता है। और बंगाल साइड में उसको काल बैशाखी भी कहा जाता है, जब बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा बादल जो होते हैं काले काले हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है, गिरती है, ठीक है। तो मॉइस्चर जहाँ पर होगा वहाँ पर होने का बहुत बहुत चांसेस है, ठीक है। तो एक्सेसिंग द वल्नरेबिलिटी एंड हॉटस्पॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर टू डिजाइन मिटिगेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अप्रैल का जितना भी करंट अफेयर्स था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मई का महीना में, उसमें हम लोग मई के बारे में जितने भी न्यूज़ इवेंट्स होंगे उनको कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए जो मैंने पूछा है, और अगर आपके सजेशंस हो कुछ भी कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शेयर एंड सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।